सो वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, हमने अभी अपनी लास्ट क्लासेस में मोस्ट रिपीटेड और जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी हुआ, आपका एयरफोर्स है, एनडीसीडीएस और बैंकिंग, जितने भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास में हम वे इडियम फ्रेजेस कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आप सभी को पता है, फ़िलहाल एसएससी में सबसे ज़्यादा जो बवाल हुआ वो इस चीज़ को लेके हुआ कि आपका टीसीएस का टेंडर चेंज करके हमने ये एडिक्विटी पर आ गए हैं। अब जैसे ही एडिक्विटी ने एसएससी के 1-2 एग्ज़ाम कराए हैं, हम सभी को रिज़ल्ट पता लग गया कि ये कितनी गंदा टेंडर है। हालांकि इसमें सुधार होंगे जहाँ तक उम्मीद है, पर थोड़ा समय लगेगा। और सबसे ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि पता नहीं क्या पढ़ें, क्या पूछ लेगा। अभी जैसे कि आपने देखा फेज़ 13 और स्टेनो के भी कुछ एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत देखने को चेंजेस मिले हैं, सिंथेसिस पूछने लगा है और भी कई सारे टॉपिक हैं जो चेंज से हुए थोड़े से। हालांकि वो नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं पूछ रहा है, ऑलरेडी हम इसे 11th या 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बस हमें थोड़ा रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, इस क्लास में हम आज जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं 50-50 करके हम 200 के समथिंग इन्हें कर लेंगे। आज की वीडियो में 50 हमें कवर करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपका दिल्ली पुलिस एससीएम, इन सभी वैकेंसीज़ को लेकर, और जितनी भी ऐसी वैकेंसी हैं जिनमें इंग्लिश थोड़ी सी भी पूछी जाती है, जितना भी वोकैब का पोर्शन ईडियम फ्रेजेस आते हैं, वो सभी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी ये एसएससी के लिए हम मेन क्लासेस कर रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट सभी के लिए होता है, ये सिर्फ टैग देने की बात होती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर गैम्बलिंग वाले गेम खेले जाते हों, यानी कि सट्टे वाले गेम खेले जाते हों। ये लास्ट जो हमने क्लासेस करी हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। ए ऑप्शन है कैसीनो, बी ग्राउंड, सी गार्डन और डी में से कोई नहीं। तो देखिए, आप सभी को पता है ग्राउंड क्या होता है, ये तो बहुत इजी सा था, मैंने ऑप्शन ही ऐसे रखे हैं कि आप आसानी से पकड़ सको। कैसीनो हमारा ऐसी जगह होती है जहाँ पर गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं। और देखिए, ये ऐसा एक भी जो है क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो कि लास्ट ईयर में ना आया हो, ये सारे लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। देखिए, एक लिस्ट जिसमें कलेक्शन हो बुक्स का और किसके किसके रिगार्डिंग, जिसमें इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स हों, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्या कहलाएगी वो चीज़ जिसमें आप इसे एक लिस्ट मान सकते हैं या फिर बुक्स का कलेक्शन मान सकते हैं जिसमें आपके इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स हों। तो आपके पास 4 ऑप्शन अगेन है। फर्स्ट है कैटलॉग, सेकंड वन इज़ एजेंडा और थर्ड वन इज़ पेपर। देखिए, पेपर क्या होता है ये भी आपको पता है, नॉर्मल पेपर को अब पीस ऑफ पेपर हम बोल सकते हैं। एजेंडा एक मीटिंग में जो हमें डिस्कस करना होते हैं टॉपिक्स, उन्हीं की लिस्ट को हम बोलते हैं एजेंडा। और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, कैटलॉग। तो इन 2 ऑप्शन को काट देंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फर्नल प्रोसेसन। देखिए, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अ फर्नल प्रोसेसन, बताइए जो शव यात्रा होती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि दफनाने के समय जो हम प्रक्रिया करते हैं और अंतिम संस्कार के समय हम जो भी प्रक्रिया करते हैं उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ही इतने ईजी हैं, आप चाहें तो एलिमिनेट करके कर सकते हैं इसे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉटेज, सेकंड है राइडर, थर्ड है बॉक्स एंड डी है नोट। तो हम सबको पता है भाई, नोट तो होने ही वाले नहीं है, एक ऑप्शन जरूर होगा, बॉक्स भी नहीं होगा, हमारा राइडर भी नहीं होगा, कॉटेज। अंतिम संस्कार के समय जो भी हम कार्यक्रम करते हैं या फिर दफनाने के समय जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उसे बोला जाता है क्या, कॉटेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिट टू ईट, ए थिंग इज़ फिट टू ईट, एक ऐसी चीज़ जो खाने के योग्य हो, जिसे हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलेंगे उसे, क्या होती है वो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एडिबल, पोर्टेबल, बैटल, नोट। तो
अगेन वही ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसे कर सकते थे। ये बैटल तो आपका होने ही नहीं रहा, ये बैटल और पोर्टेबल आपको पता है, और ये हो जाता है हमारा एडिबल। क्या? एडिबल, खाने योग्य जो चीज़ होती है, एडिबल। तो क्या था क्वेश्चन हमारा? अ थिंग फिट टू ईट, खाने के योग्य जो चीज़ होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिबल। लास्ट ईयर में रिपीटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अ पर्सन टॉक्स वेरी मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो या फिर बहुत ज़्यादा बात करता हो, क्या बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को? अ पर्सन टॉक्स वेरी मच। तो अगेन 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सेकंड वन इज़ एमिकेबल, यानी कि दोस्ताना व्यवहार रखने वाला व्यक्ति, और थर्ड वन इज़ फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब तो दोस्त ही होते हैं, आप सभी को पता है। तो टोकेटिव, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे क्या बोलते हैं? टोकेटिव। चैटरबॉक्स, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लोकेशियस, यानी कि फ्लुएंट बोलने वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सो यहाँ से आ गई हमारी इडियम फ्रेजेस। देखिए 1 से हम लेके स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इन्हें हम 50 तक आज कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अगेन 50, और थर्ड क्लास में अगेन 50, और फोर्थ क्लास में अगेन 50, ऐसे करके हम 200 के समथिंग इन्हें कवर कर लेंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी इंपॉर्टेंट थी, अब भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहने वाली। ऐसा कुछ ही नहीं है कि टेंडर बदला है, चेंज हो रहा है, एग्ज़ाम ये है वो है। जो इम्पोर्टेंट था वो है, वो रहेगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारी फर्स्ट इडियम फ्रेज है बीट अबाउट द बश। क्या? बीट अबाउट द बश, बीट अबाउट द बस या फिर बीट अराउंड द बस। तो देखिए बीट अबाउट द बस का मतलब हो जाता है घुमा फिरा कर बात करना, बातों को सीधे सीधे ना कहकर घुमा के फिरा के बात आना। जैसे इन्हें हम ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। देखिए ये लिख रहा है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, स्पीकिंग वेगुअली टू अवॉइड टेकिंग अबाउट इट, यानी कि मेन बात को ना कहना और उसके आसपास की इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर बताते रहना, बात को साफ साफ सीधे सीधे ना करना, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। बीट अबाउट द बश, बीट अराउंड द बश, एक ही मतलब होता है। तो देखिए हमें इसकी ट्रिक से याद करते हैं। हमें किसी आदमी को बीट करना था और हम उसे बीट कर रहे हैं, बट बीट हम उसके फेस पे करना था, पर हम वहाँ फेस पे नहीं करके उसके कहाँ कर रहे हैं? आसपास बीट कर रहे हैं। क्या? आसपास बीट कर रहे हैं उसे, यानी कि कभी साइड को मार दिया, कभी कहीं मार दिया, बट हम मेन जगह नहीं मार पा रहे हैं। तो बीट अबाउट द बश, घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि सीधे सीधे पॉइंट नहीं हिट करना, आसपास हिट कर देना, घुमा फिरा कर बात करना। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारी इडियम फ्रेजेस है वो है स्पिल द बीन्स। क्या? स्पिल द बीन्स। देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम बात करते रहते हैं और अचानक क्या होता है, कुछ ऐसी बात हम बोल जाते हैं कि जो हमें नहीं बोलनी थी सबके सामने, यानी कि अनजाने में भेद खोल देना, किसी का भी अनजाने में भेद खोल देना। डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि गलती से आपके मुंह से कोई राज निकल जाना, उसे ही बोलते हैं स्पिल द बीन्स। क्या? स्पिल द बीन्स। बीन्स को स्पिल कर गए हम अचानक से, यानी कि बीन्स को अचानक से स्पिल कर गए, यानी कि किसी के जो छुपे हुए राज हमारे पास थे या फिर अपने भी राज हों, वो हम गलती से एक्सीडेंटली स्पिल कर गए, बोल गए। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। आप एक बात का ध्यान रखिए, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग एक ऐसी चीज़ का भुगतान करना। कोस्ट का मतलब होता है अपने ऊपर लागत पड़ना, यानी कि हमने किसी चीज़ की इतनी महंगी कीमत चुकाई है। किसकी? एन आर्म एंड अ लेग, एक पाँव की और एक पैर की। तो आप सोचिए वो कितनी महंगी होगी चीज़, कितनी वो चीज़ महंगी होगी। तो एक कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एक भाव और एक टांग तक की कीमत रखने वाली चीज़ क्या हो जाती है? बहुत ही महंगी। देखिए ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, आपकी मर्जी, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो कोस्ट एन आर्म एंड लेग क्या हो जाता है? वेरी एक्सपेंसिव एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव जो चीज़ होती है उसमें हमारी क्या आर्म और लेग भी चली जाएगी। जैसे आईफोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि किडनी बिक गई, किडनी बिक गई, इसी तरीके से ये भी है, कोस्ट एन आर्म एंड लेग, एक आर्म और एक लेग बिक जाएगी, इतनी महंगी वो चीज़ है। तो नेक्स्ट चलेंगे। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। देखिए वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून आप सभी ने देखा है? नहीं देखा? तो यही एक ऐसी घटना है जो कि बहुत रेयर टाइम में आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइम में।
इसी का ही मतलब होता है हिंदी में ईद का चांद होना, यानी कि कभी कभार मुश्किल से दिख जाना, बहुत ही रेयरली। तो वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब हो जाता है रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, यानी कि रेयरली या फिर इनफ्रिक्वेंटली या फिर ओकेजनली, यानी कि बहुत ही मुश्किल से जो काम होता है दिखता है, ऐसे इसी चीज़ को बोला जाता है इंग्लिश में वंस इन अ ब्लू मून। देखिए कहावतें जो हिंदी में हमारी पुरानी थी, उसी तरीके से जो है इंग्लिश में भी कुछ कहावतें थी पुरानी। तो बस यही है कि उन्हें इडियम फ्रेजेस बोल दिया जाता है और हिंदी में उन्हें हमारी कहावतें मुहावरे जो होते हैं वो बोल दिया जाता है। यही डिफरेंस है बस। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारी वो है फेस द म्यूज़िक। क्या? फेस द म्यूज़िक। देखिए फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है अपने किए का परिणाम भुगतना, अपना किया हुआ भुगतना, बुरे कर्म जो आपने कर रखे हैं उसे ही भुगतना, उसे ही बोलते हैं फेस द म्यूज़िक। अब देखिए याद कैसे करेंगे फेस द म्यूज़िक। किसी सिंगर ने बहुत बुरा जो है म्यूज़िक बना दिया, इतना बुरा बना दिया कि वो जो है और पब्लिक के कानों में चुभ रहा है, वो कोई से सुन ही नहीं पा रहा। तो उसी तरीके से उसी सिंगर ने अपना गाना सुन लिया, तो उसने अपने म्यूज़िक को क्या करा, फेस करा। और फेस कैसे करा, वो भी बड़ी मुश्किल से फेस करा, यानी कि अपने किए का क्या भुगता उसने, परिणाम। जो उसने बुरा गाना बनाया था दूसरों के लिए वही उसे खुद सुनना पड़ा। तो उसने क्या करा, म्यूज़िक को फेस करा, म्यूज़िक को क्या करा, अपने को फेस करा। तो फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक को फेस करना मतलब अपने किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट चलेंगे अंडर द वेदर। देखिए नेक्स्ट हमारी इडियम फ्रेजेस है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है बीमार होना। सुनिए देखिए जैसे जैसे मौसम बदलता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है, उसी तरीके से सब लोग क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो अंडर द वेदर मतलब जो मौसम की चपेट में आ जाए, जो मौसम की चपेट में आ जाए उसे ही बोलते हैं हम क्या, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर यानी कि बीमार होना, टू फील सिक और अनहेल्दी, यानी कि बीमार फील महसूस करना, फील करना, या फिर अनहेल्दी फील करना, उसे ही क्या बोलते हैं हम, अंडर द वेदर। नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट हमारी इडियम फ्रेजेस हो जाएगी अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से बिजली कड़कना, आसमान से बिजली गिर जाना। आप इस चीज़ से महसूस कीजिए, ए बोल्ट एक बिजली का गिरना, कहाँ से, फ्रॉम द ब्लू, आसमान से। तो उसे बोलते हैं आकस्मिक घटना, अचानक बहुत कुछ बुरा हो जाना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा जो कि पहले एक्सपेक्ट ना किया गया हो और एकदम से बुरा हो बहुत ज़्यादा, उसे ही बोला जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यानी कि अनप्लीजेंट और ए कंप्लीट सरप्राइज, ए सडन कैलमिटी, एक अचानक से जो दुर्घटना हो जाए उसे ही बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट चलेंगे बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट, बरी द हेडसेट। देखिए इसका मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना। क्या? झगड़ा ख़त्म करना, टू मेक पीस, टू एंड ए क्वारल, टू मेक पीस एंड ए क्वारल, झगड़ा ख़त्म करना। देखिए हेडसेट से याद रखिए, एक हेड थी, एक हेड थी और किसी की चैट थी। उस हेड के अंदर चैट रखी थी, उस हेड के अंदर किसी और की चैट रखी थी, और उस चैट के ऊपर क्या था, झगड़ा। उस चैट के ऊपर क्या था, झगड़ा। एक किसी की हेड थी, हेड में रखी चैट थी, और चैट को हमने क्या कर दिया, बरी कर दिया, यानी कि दफना दिया। तो हेड भी दब गई, चैट भी दब गई, और जिस बात को लेकर झगड़ा था वो भी दब गई, यानी कि बरी द हेड चैट, यानी कि हेड चैट को दफना दिया हमने, तो झगड़ा क्या कर दिया, ख़त्म हो गया। झगड़ा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये याद करने के लिए है, बस आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज, देखिए निरर्थक खोज, एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा प्रयास जिसके कोई रिजल्ट नहीं निकलना हो। विल्ड गूस चेज, विल्ड गूस चेज यानी कि आप ये देख लिए, एक तरीके से आप जंगल में कुछ अपनी आपकी सुई खो गई है, विल्ड गूस चेज हो जाएगा वो। अगर आपकी सुई कहीं जंगल में खो गई है और आप उसे अगेन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, निरर्थक प्रयास। आप समुद्र में आपका कुछ गिर गया है और आप उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, निरर्थक प्रयास, यानी कि उसको पाना दोबारा से नामुमकिन है। तो अ वर्डलेस हंट और चेस, अ वर्डलेस हंट और चेस, एक ऐसा शिकार करना, एक ऐसा पीछा करना जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है उसे पाना दोबारा से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विल्ड गूस चेज। विल्ड मतलब जंगल से, याद रखिएगा, विल्ड गूस चेज, जंगल में आपकी कहीं सुई खो गई है, विल्ड गूस चेज हो जाएगा, तो उसे ढूंढना दोबारा से इम्पॉसिबल सा हो जाएगा।
तो चलिए अपनी अगली वीडियो की ओर अपनी नेक्स्ट रीडिंग फ्रेजेस पे चलेंगे। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर यानी कि बिल्कुल अंतिम टाइम पर, अंतिम मौके पर, आखिरी समय पर, आखिरी मौके पर। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको पता है घड़ी में कितने घंटे होते हैं? नॉर्मल घड़ी में 12 घंटे होते हैं। मैं ट्रेन वाली घड़ी की बात नहीं कर रहा जिसमें 24 होते हैं, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल घड़ी में 12 घंटे होते हैं। और 11th आवर, 11वां घंटा कैसा होता है? बिल्कुल अंतिम होता है। उसके बाद अगेन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है 12 से, ये आप सभी को पता है। तो एट द 11th आवर यानी कि बिल्कुल अंतिम टाइम पर, बिल्कुल अंतिम समय पर। 11th मतलब अंतिम, लास्ट वाला, लास्ट वाला घंटा, बिल्कुल अंतिम समय पर अगर किसी ने मदद कर दी, किसी ने हेल्प करी, उसी चीज़ को बोलते हैं एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। कैसे? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंतिम समय पर जो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, या फिर जस्ट बिफोर द डेडलाइन, मरने से तुरंत पहले, ऐसे समझ लो, ठीक, आखिरी मौके पर। जैसे आपको सपोज़ कीजिए आपका सॉरी आपका नहीं, मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इंसान मरने की कगार पे ही था, बट एट द 11th आवर अब एम्बुलेंस केम, आई और उसे बिठाकर ले गई। तो वही क्या हो जाएगा? एट द 11th आवर। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट। ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट, देखिए अपने ही खुद का भूपू बजाते रहना, यानी कि अपने ही गुणगान खुद करते रहते हैं। तो इसी का ही मतलब होता है, मतलब अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई मारते रहना। देखिए हर किसी का आसपास एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि अपना ट्रम्पेट खुद ही बजाता रहता हो, ठीक है। ब्लो वंस आवन ट्रम्पेट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद का भोंपू बजाता ही रहता हो, ठीक है। प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ खुद करना। टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, यानी कि बड़ी बड़ी बातें डींगे मारना अपने बारे में, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लो वन सावन ट्रम्पेट, यानी कि अपना ट्रम्पेट खुद ही बजाते रहना, अपने मुंह से अपने ही मुंह में मिट्ठू बनना, ठीक है, खुद की तारीफ खुद करना। ये इसके हिंदी वाली इडियम फ्रेजेस हो जाती है। तो नेक्स्ट वाली पे चलेंगे हम। देखिए टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा सा तेज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, कुछ बोलना, कुछ बोलना शुरू कर देना। देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप बहुत देर से चुप बैठे हैं, सब आपको सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, और आप एकदम से बोलना शुरू कर दें, तो उसे ही बोलते हैं ब्रेक द आइस। एकदम से कुछ स्टार्ट कर देना, इनिशिएट कर देना, बोलना शुरू कर देना, इसे हम क्या बोल देंगे? ब्रेक द आइस। ऐसे याद रखिएगा, एक आदमी आइस में दबा था और जैसे ही उसने आइस को ब्रेक के अंदर से जान लगाकर आइस से वो बाहर आया, तो उसने क्या कर दिया? एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने दबा दिया था। तो क्या करना था? एकदम से बोलना शुरू कर देना। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू हॉट वाटर। क्या? गेट इनटू हॉट वाटर, ये आप सभी को पता है, गर्म पानी में अगर कोई किसी को डाल दे तो समझ लो उसकी क्या आ जाएगी? मुसीबत, किसी आफत में पड़ जाना, किसी मुसीबत में पड़ जाना। टू गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल या फिर टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज। एक ऐसी सिचुएशन में तुम्हें पड़ जाना जहाँ पर आपकी आलोचना होने वाली हो, या फिर किसी मुसीबत में अगर आप फंस गए हैं, तो इसी ही चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट इनटू हॉट वाटर। ये इडियम फ्रेजेस है, अगर आपको कहीं दे कोई गेट इनटू हॉट वाटर, तो इसका मतलब होता है कि क्या? आप किसी मुसीबत में फंस चुके हैं, मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट चलेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, ये हमारी है हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए हिट करना, वो भी किसे? नेल्स को, अपने नाखूनों को, यानी कि किसी के भी नाखूनों को सीधा हेड पर वार करना। नाखून मारे सीधे कहाँ? माथे पर, माथे पर, बिल्कुल सिर पर। तो उसी का मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही होना, बिल्कुल करेक्ट करना किसी चीज़ को, बिल्कुल सटीक जवाब देना। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, कह देना या फिर कर देना समथिंग, कुछ ऐसा, एग्जैक्टली राइट, जो कि बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल सही हो। तो हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि बिल्कुल सटीक मानना, बिल्कुल सही जवाब देना, बिल्कुल कुछ सही कर देना, इसे ही बोलते हैं हम हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्रिंड। हैव एन एक्स टू ग्रिंड, ये हमारी हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो इसका मतलब क्या है? अपना उल्लू सीधा कर लेना, अपना स्वार्थ निकालना, अपना काम निकाल लेना। तो हैव एन एक्स टू ग्रिंड, एक कुल्हाड़ी
जो हमारी क्या होनी थी, ग्रिंड होनी थी। और ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि एक कुल्हाड़ी थी, हमें वो ग्रिंड करवानी थी, ग्रिंड होनी थी, और इसमें हमारा ही फ़ायदा था। तो हैव एन एक्स टू ग्रिंड, अपना उल्लू सीधा कर लेना, अपना काम निकाल लेना। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या फिर टू हैव अल्टीरियर मोटिव, यानी कि कुल मिलाकर सेल्फिशनेस इसमें हमें दिखती है, अपना ही काम निकाल लेना, उसे ही बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, इससे आगे अगर नेक्स्ट वीडियो में करने कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और सभी छात्रों से हमारा परिचय करवा दीजिएगा प्लीज़। जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।